नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत में छोटे बच्चों का शुरुआती विकास, मतलब अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, ईसीडी जिसे कहते हैं, और इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों की क्या भूमिका है, ज़मीन पर क्या हो रहा है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई तरह के सोर्स हैं, सरकारी रिपोर्ट्स हैं, कुछ ज़मीनी सर्वे हैं, अखबारों के लेख, रिसर्च स्टडीज़, और हम खास तौर पर झारखंड पर फोकस करेंगे। तो आज हमारा इरादा यही है कि इन सब स्रोतों को देखें और समझें कि बच्चों की सेहत, उनके पोषण, उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं, चुनौतियां क्या हैं, और क्या ये सब कोशिशें वाकई ज़मीन पर कुछ असर डाल भी रही हैं या नहीं। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिंदगी के पहले कुछ साल, खासकर गर्भ से लेकर 6 साल की उम्र तक का जो वक्त होता है, वो किसी भी बच्चे की पूरी जिंदगी की नींव रखता है। शारीरिक विकास, दिमागी विकास, इमोशनल विकास, सब कुछ। दुनिया भर में एक नर्चरिंग केयर फ्रेमवर्क है जो इसी बात पर जोर देता है कि बच्चों को अच्छी सेहत मिले, पूरा पोषण मिले, वो सुरक्षित महसूस करें, उन्हें प्यार और देखभाल मिले, और हाँ, सीखने के मौके भी मिले। भारत में जो हमारी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, आईसीडीएस स्कीम, वो आंगनवाड़ियों के जरिए यही सब करने की कोशिश करती है। हाँ, आईसीडीएस और आंगनवाड़ी, ये नाम तो सुने हैं हम सब ने, पर ये आंगनवाड़ियाँ करती क्या क्या है असल में, जरा संक्षेप में बताएंगे। हाँ, देखिए, मुख्य तौर पर इनकी 6 जिम्मेदारियां हैं। एक तो पूरक पोषण देना, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, और जो माताएं दूध पिला रही हैं उन्हें। दूसरा, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्री स्कूल एजुकेशन, मतलब स्कूल जाने से पहले की अनौपचारिक शिक्षा। तीसरा, टीकाकरण में मदद। चौथा, रेगुलर हेल्थ चेकअप। पांचवा, जरूरत पड़ने पर रेफरल सेवाएं देना, यानी बड़े अस्पताल या डॉक्टर के पास भेजना। और छठा, पोषण और स्वास्थ्य पर लोगों को जानकारी देना, जागरूक करना। ये सब मिलकर एक तरह से बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच बनाने की कोशिश है। सुनने में तो काफी कुछ लगता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सारी सेवाएं हर जगह, हर बच्चे तक पहुंच भी रही हैं? खासकर अगर हम झारखंड जैसे राज्य को देखें, तो वहां जमीनी हकीकत क्या है? एक रिपोर्ट का जिक्र था टाइम्स ऑफ इंडिया की, जो कुछ चिंताजनक बातें बता रही थी। हाँ, वो रिपोर्ट असल में वो आत्मशक्ति ट्रस्ट और एक और संस्था है, नेशनल कंसोर्शियम टू कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन, उनके एक अध्ययन पर आधारित थे। ये स्टडी झारखंड के 2 जिलों, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा के कुछ ब्लॉक्स के करीब 177 गांवों में हुए थे। और जो नतीजे सामने आए वो वाकई सोचने वाले हैं। आप सोचिए, करीब 40.68% आंगनवाड़ियों में टॉयलेट ही नहीं थे। 40% से ज्यादा में। जी हाँ। और जिनमें था भी, उनमें से करीब 35% ऐसे थे जो इस्तेमाल करने लायक हालत में नहीं थे, खराब थे। बाप रे, ये तो मतलब स्वच्छता के लिहाज से बहुत बड़ी कमी है। और पीने के पानी का क्या? पानी की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। रिपोर्ट के हिसाब से 22% से ज्यादा सेंटर्स में पीने के साफ पानी की भी कमी थी। अब देखिए, जब हम बच्चों की सेहत और पोषण की बात करते हैं, तो साफ पानी और सफाई, ये तो सबसे बेसिक जरूरतें हैं, है ना? बिल्कुल। इनके बिना तो बाकी सेवाओं का भी असर कम हो जाता है। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर ही एक बड़ी गैप है। ये तो हुई झारखंड की बात। सेवाओं की क्वालिटी को लेकर भी कुछ पता चलता है? हमने केरला में हुए एक अध्ययन का जिक्र देखा था। वो नेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में छपा था। वो शायद शहरी इलाके का था, पर फिर भी। हाँ, वो कोझिकोड कॉरपोरेशन के शहरी आईसीडीएस ब्लॉक्स का अध्ययन था। 117 आंगनवाड़ियों को देखा था उन्होंने। और दिलचस्प बात यह है कि केरला, जिसे हम अक्सर हेल्थ और एजुकेशन में काफी आगे मानते हैं, वहां भी उस स्टडी में पाया गया कि करीब 62.4% केंद्र, मतलब आधे से ज्यादा, औसत दर्जे की ही सेवा दे पा रहे थे। अच्छा, सिर्फ औसत? जी, केवल 22.2% ही अच्छी कैटेगरी में थे। और चिंता की बात यह कि 15.4% केंद्र खराब प्रदर्शन कर रहे थे, मतलब उनके लिए तो तुरंत कुछ करने की जरूरत बताई गई। और उस स्टडी में सुधार के लिए क्या कहा गया था? कोई खास बात जो शायद दूसरी जगहों पर भी लागू हो? एक जो मुख्य बात थी, और जो मुझे लगता है हर जगह लागू होती है, वो थी हेल्थ वर्कर्स, जैसे एएनएम होती हैं और आंगनवाड़ी वर्कर्स। इनके बीच बेहतर तालमेल की जरूरत, कोऑर्डिनेशन, खासकर टीकाकरण का कवरेज बढ़ाने के लिए, बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग ठीक से करने के लिए, हेल्थ चेकअप्स के लिए, और पोषण स्वास्थ्य की शिक्षा लोगों तक पहुंचाने के लिए। ये तालमेल बहुत जरूरी है। जब ये दोनों मिलके काम नहीं करेंगे तो सेवाओं का पूरा फायदा कैसे मिलेगा? तो मतलब साफ है, चुनौतियां कई स्तरों पर है। एक तरफ झारखंड जैसे राज्यों में बेसिक सुविधाएं ही नहीं है,
तो दूसरी तरफ केरल जैसे राज्य में भी क्वालिटी और कोऑर्डिनेशन में सुधार की गुंजाइश है। तस्वीर काफी मिली जुली है। अच्छा, अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? हमने पोषण अभियान सुना था पहले, और अब मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की बात हो रही है। ये क्या चीज है? इससे क्या बदलेगा? हाँ, पोषण 2.0 जो है वो एक तरह से पिछली योजनाओं का अगला और ज्यादा इंटीग्रेटेड रूप है। ये एक अम्ब्रेला मिशन है। इसके अंदर आंगनवाड़ी सेवाएं भी हैं, पोषण अभियान भी है और किशोरियों के लिए स्कीम भी है, खासकर 14 से 18 साल की लड़कियों के लिए जो कुछ जिलों में हैं। इसका मकसद सिर्फ खाना देना नहीं है, बल्कि कुपोषण की जो पूरी समस्या है उससे निपटना है, लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना है और भारत की ह्यूमन कैपिटल को, मतलब मानव पूंजी को बेहतर बनाना है। आपने कहा है इंटीग्रेटेड और बहुक्षेत्रीय, इसका क्या मतलब है यहाँ? ये सिर्फ महिला बाल विकास मंत्रालय का काम नहीं है? नहीं, यही तो इसकी खास बात है। पोषण 2.0 ये मानता है कि कुपोषण सिर्फ खाने की कमी से नहीं होता। इसमें पीने का साफ पानी, सफाई, हेल्थ सर्विस, माँ की पढ़ाई, कम उम्र में शादी, बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। तो ये मिशन अलग अलग मंत्रालयों को साथ लाता है। महिला बाल विकास तो है ही, साथ में स्वास्थ्य मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सब मिलकर काम करें ताकि प्रॉब्लम पर हर तरफ से अटैक हो। एक होलिस्टिक अप्रोच है ये। और झारखंड में इस मिशन का स्टेटस क्या है? राज्यसभा के एक सवाल जवाब से कुछ आंकड़े मिले थे शायद। हाँ, उन आंकड़ों के हिसाब से झारखंड में अभी करीब 38,744 आंगनवाड़ियां चल रही हैं और जून 2025 तक का जो पोषण ट्रैकर ऐप का डेटा है वो बताता है कि पोषण 2.0 के तहत राज्य में लगभग 1,95,000 गर्भवती महिलाएं रजिस्टर्ड हैं, करीब 1,23,000 दूध पिलाने वाली माताएं हैं और करीब 27.5 लाख बच्चे 0 से 6 साल रजिस्टर्ड हैं। तो मतलब पहुंच तो काफी है। यहीं पर एक और शब्द आया है, सक्षम आंगनवाड़ी। ये क्या बला है? ये बस नाम बदला है या कुछ और भी है? नहीं, ये सिर्फ नाम नहीं बदला है। सक्षम आंगनवाड़ी जैसा नाम से ही लगता है, ये पारंपरिक आंगनवाड़ियों का एक अपग्रेडेड, ज्यादा सक्षम वर्जन बनाने की कोशिश है। इनमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर जोर है। जैसे इनमें इंटरनेट या वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, बच्चों को ऑडियो विजुअल तरीके से सिखाने के लिए एलईडी स्क्रीन, साफ पानी के लिए वाटर प्यूरिफायर या आरओ, और बच्चों के लिए उनकी उम्र के हिसाब से स्मार्ट लर्निंग मटेरियल, खिलौने वगैरह। लक्ष्य यह है कि ये केंद्र सिर्फ पोषण और स्वास्थ्य तक सीमित ना रहें, बल्कि बच्चों की शुरुआती शिक्षा और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक बेहतर और ज्यादा दिलचस्प माहौल दें। अरे वाह, ये तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। झारखंड में कितनी आंगनवाड़ियों को ऐसा बनाया जा रहा है, कुछ पता है? हाँ, जानकारी के मुताबिक झारखंड में कुल 16,775 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी में बदलने की मंजूरी मिली है। ये काफी बड़ा नंबर है। और टारगेट है कि मार्च 2026 तक ये काम पूरा हो जाए। पहले फेज में 6,850 केंद्र शामिल हैं और हर सेंटर को अपग्रेड करने के लिए करीब 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। 1 लाख रुपए प्रति केंद्र। क्या ये उन कमियों को दूर करने के लिए काफी होगा जिनका जिक्र हमने पहले किया था, जैसे टॉयलेट और पानी? खैर, ये एक सवाल है, लेकिन क्या इस अपग्रेडेशन में उन समुदायों का भी ध्यान रखा गया है जो अक्सर पीछे छूट जाते हैं, जैसे विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समूह, पीवीटीजीज? हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। केंद्र सरकार का एक मिशन है पीएम जनमन, जो खास तौर पर देश के 75 पीवीटीजीज के विकास के लिए ही है। इस मिशन के तहत झारखंड में 495 नई आंगनवाड़ियों के बनाने को मंजूरी मिली है, जो सीधे इन्हीं समुदायों के लिए होंगी। इसके अलावा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का एक और अभियान है, धरती आबा जनजाति ग्राम उन्नत अभियान, यानी DAGUA। इसके तहत भी अभी वित्त वर्ष 2025-26 में झारखंड में 50 नई सक्षम आंगनवाड़ियों को मंजूरी मिली है। तो कोशिश तो है कि विकास इन वंचित तबकों तक भी पहुंचे। और इन सब सेवाओं पर, खासकर पोषण की स्थिति पर नजर रखने के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। आपने पोषण ट्रैकर ऐप का नाम लिया था, ये कैसे काम करता है? WHO के जो स्टैंडर्ड हैं, उनके हिसाब से बच्चों में स्टंटिंग यानी बौनापन, वेस्टिंग यानी दुबलापन और अंडरवेट यानी कम वजन, इन सब की पहचान और निगरानी बहुत आसान हो गई है। ये सिर्फ डेटा कलेक्शन नहीं है, बल्कि हर बच्चे की हेल्थ पर नजर रखने का एक तरीका है, और ये पूरे देश में लागू है, झारखंड में भी। चलिए, अब जरा आज की बात करते हैं। अभी सितंबर 2025 चल रहा है और पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। हमारे पास बल रक्षा भारत का एक लेख है
और झारखंड सरकार के समाज कल्याण निदेशालय DSW का एक चिट्ठी भी है, जिससे लग रहा है कि इस साल झारखंड में पोषण माह को लेकर काफी कुछ हो रहा है। जी हाँ, ये 8वां राष्ट्रीय पोषण माह है। इस साल ये 12 सितंबर से 11 अक्टूबर 2025 तक मनाया जा रहा है। और झारखंड के DSW ने, जैसा आपने कहा, एक पूरा डिटेल्ड कैलेंडर जारी किया है। हर हफ्ते क्या क्या करना है सब तय है। इस साल के जो मुख्य थीम है वो काफ़ी रेलेवेंट है। एक तो है मोटापा कम करना, चीनी और तेल कम खाओ। दूसरा ECCE और पोषण भी पढ़ाई भी। तीसरा ग्रोथ मॉनिटरिंग, मतलब बच्चों की लंबाई वजन नापना। चौथा IYCF, यानी माँ और बच्चे के पहले 1000 दिनों में सही खानपान और देखभाल। पांचवां एक पेड़ माँ का नाम कैंपेन। और छठा लोकल फॉर वोकल, यानी अपने इलाके के खाने को बढ़ावा देना। अरे वाह, ये तो काफी सारे थीम्स हैं। क्या कुछ खास एक्टिविटीज के उदाहरण दे सकते हैं जिससे पता चले कि जमीन पर क्या हो रहा होगा? पूरा कैलेंडर तो शायद बताना मुश्किल हो। जरूर, कुछ हाइलाइट्स बताता हूं। जैसे 15 से 20 सितंबर तक वृद्धि निगरानी सप्ताह था। इसमें सभी बच्चों का वजन, ऊंचाई लेना, पोषण ट्रैकर में एंट्री करना, हीमोग्लोबिन जांचना, इस पर फोकस था। फिर अभी 19 से 25 सितंबर ECCE और पोषण भी पढ़ाई भी पर है। इसमें प्रभात फेरी, बाल मेला और बच्चों की APPAID बनाने का अभियान चल रहा है। APPAID ये क्या है? ये ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। हर छात्र का एक यूनिक एजुकेशनल ID नंबर, जैसे आधार होता है। अच्छा, ओके। और बस है, जंक फूड से बचने और हेल्दी खाने पर बात होगी। 24 से 26 सितंबर माँ और बच्चे के पोषण पर। 24 को अन्नप्राशन दिवस मनाया जाएगा, जब बच्चे को पहली बार अनाज खिलाते हैं। लोकल खाने का प्रदर्शन होगा, सप्लीमेंट्री फीडिंग पर बात होगी। 3 अक्टूबर को खास ECD दिवस है, जिसमें 0 से 3 साल के बच्चों के अर्ली स्टिमुलेशन पर ध्यान दिया जाएगा। और आगे चलकर एक पेड़ माँ के नाम में पेड़ लगाए जाएंगे, पोषण वाटिका बनाई जाएगी, पुरुषों की भागीदारी पर भी चर्चा है। और आखिर में लोकल फॉर वोकल में लोकल अनाज से रेसिपी कॉम्पिटिशन वगैरह होगा। ये सब एक्टिविटीज में सिर्फ सरकारी लोग हैं या समुदाय को भी जोड़ा जा रहा है? और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इसमें? नहीं, पोषण अभियान का तो मेन मकसद ही जन आंदोलन बनाना है। हाँ। मतलब लोगों की भागीदारी। इस पोषण माह में भी इस पर बहुत जोर है। कहा गया है कि सारी एक्टिविटीज को सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि लोग जानें। टेक्नोलॉजी का भी पूरा इस्तेमाल है, जैसे आंगनवाड़ियों में 100% आधार सीडिंग और लाभार्थियों का EKYC करना। जिला और ब्लॉक लेवल पर जो पोषण कमेटियां हैं उनकी मीटिंग्स करना और पोषण ट्रैकर से सब कुछ मॉनिटर करना। और हाँ, बलरक्षा भारत जैसे NGOs भी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये एक मिला-जुला प्रयास है। और जैसा कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट में दुमका के एक व्यक्ति रमेश उराम ने कहा भी था कि ये जो नई सक्षम आंगनवाड़ियां बन रही हैं, ये उन परिवारों के लिए बहुत अच्छी होंगी जो प्राइवेट प्ले स्कूल का खर्चा नहीं उठा सकते। तो लगता है कि समुदाय में भी इन बदलावों को लेकर एक उम्मीद है। बिल्कुल, उम्मीद तो है, पर यह भी सच है कि योजनाएं बनाना एक बात है और उन्हें जमीन पर सही से लागू करना बिल्कुल दूसरी। चुनौतियां वहीं आती हैं। तो अगर हम आज की पूरी बात को समेटें तो तस्वीर कुछ ऐसी है। आंगनवाड़ियों ने बहुत काम किया है, लंबा सफर तय किया है, पर मुश्किलें अभी भी हैं। कहीं बेसिक सुविधाओं की कमी तो कहीं क्वालिटी और कोऑर्डिनेशन का सवाल। लेकिन दूसरी तरफ सरकार अब पोषण 2.0, सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण ट्रैकर, इन सब के जरिए एक ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और टेक्नोलॉजी की मदद से इन मुश्किलों से निपटने की कोशिश कर रही है। झारखंड में जो पोषण माह चल रहा है वो इसी कोशिश का एक ताज़ा उदाहरण है। हाँ, और ये कोशिश सिर्फ ऊपर से ऑर्डर देने वाली नहीं है। इसमें समुदाय को जोड़ने, लोकल खाने को महत्व देने, व्यवहार बदलने और यहाँ तक कि पुरुषों को भी शामिल करने जैसे कई पहलू हैं। ये एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी है, पर इसकी सक्सेस इस पर निर्भर करेगी कि इम्प्लीमेंटेशन कितना असरदार होता है, कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग कैसी होती है और सबसे जरूरी, लोग इसे कितना अपनाते हैं, कितनी भागीदारी करते हैं। आज की बात से ये तो साफ है कि बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव को मजबूत करने के लिए आंगनबाड़ियों को ताकतवर बनाना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ खाना खिलाने की जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उनके शुरुआती विकास के सबसे अहम केंद्र हैं। और यहीं पर एक सवाल आता है मन में, शायद आगे कभी इस पर बात करें। हमने सरकारी योजनाओं की बात की, पैसे की बात की, टेक्नोलॉजी की, अभियानों की,
लेकिन इन सब के साथ साथ या शायद इनके होते हुए भी एक परिवार, एक समाज अपने लेवल पर बच्चों के पोषण, सेहत और शुरुआती सीखने के लिए और क्या कर सकता है? क्या हमारे जो पुराने नुस्खे हैं, जो लोकल खाना है, जो पारिवारिक देखभाल के तरीके हैं, उनमें भी कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें हम आज और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम, शायद इस पर बात होनी चाहिए। जरूर। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। शुक्रिया।